चलो, तो जैसा हमने पिछले लेक्चर के अंदर में जो ट्यूटोरियल था उसके अंदर में हमने बेसिक कंटेंट के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हमें अपने लेक्चर के अंदर में कंटेंट देना चाहिए और किस तरह से अपने लेक्चर का फ्लो होना चाहिए। तो आप सब लोगों ने उसके बारे में काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है और चीज़ों को अपने लाइफ के अंदर में, अपने टीचिंग स्टाइल के अंदर में डालने की कोशिश की। आज मैं एक बहुत ही अहम चीज़ के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम टीचिंग करना तो चाहते हैं और हम बेस्ट टीचर बनना भी चाहते हैं, लेकिन आखिर किन चीज़ों पे हम बेसिकली ध्यान दें जिससे हम क्या करें कि एक बेस्ट टीचर बन जाए। ठीक है, मैं अपने इतने 8 से 9 साल के जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जिससे आपके लाइफ के अंदर में या आपके टीचिंग स्टाइल के अंदर में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। और अगर आप उनको कम्प्लीटली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बिकम द बेस्ट टीचर। ठीक है, तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, 5 पॉइंट इधर लिखे हैं और मेरे पास में 4 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो एक एक के बारे में हम डिस्कस करना शुरू करते हैं कि जैसे हम बात करेंगे आपके पास में कुछ फैकल्टी के परफॉर्मेंसेज होते हैं, किसके बेसिस पे हम उनको मेजर करते हैं। जब हम किसी फैकल्टी के परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसी भी फैकल्टी को उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है। नो डाउट आप लोग बहुत अच्छा करते हैं और आप सबको अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट की नॉलेज होना ही एक सफिशिएंट वर्क नहीं है, एक सफिशिएंट चीज़ नहीं है। सब्जेक्ट की नॉलेज है मतलब उसके बाद में आपको जो आप अपने लेक्चर के अंदर में कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं उसके एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। यानी कि सेकंड फैक्टर हम बात करें कि हमारा जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं या पर्टिकुलर जो भी हम एक टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं उसकी एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। यानी कि जब तक हमारे पास में सीक्वेंसिंग नहीं है, बच्चे के दिमाग में एक मेरे पास में एक चैनलाइज तरीके से उसके दिमाग में एक इमेज नहीं बन पाएगी अगर सीक्वेंसिंग नहीं हो पाएगी। तो हमें सबसे मेन फैक्टर हमारे लेक्चर को एक सीक्वेंस में रखना होता है। देन आफ्टर अगर आपने सीक्वेंस को रख लिया है तो जो आप लेक्चर का जो आपने सब्जेक्ट यहाँ पर अपने पढ़ाना शुरू कर दिया है, देन आफ्टर देखेंगे कि आप अपने टॉपिक के साथ में किस तरह के क्वालिटी ऑफ एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करें। ठीक है, तो हम क्वालिटी ऑफ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। क्वालिटी ऑफ एग्जाम्पल से बात करें तो मतलब ये होता है कि आप अपने जो सब्जेक्ट के अंदर में, पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में उस पर्टिकुलर टॉपिक को रियल लाइफ के साथ में, जो आपकी रियल लाइफ है या बच्चे की जो रियल लाइफ है उसके साथ में किस तरह से इंटरेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं या उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आपको जब भी कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप एक क्वालिटी ऑफ एग्जाम्पल्स अपने साथ में रखिएगा। ठीक है, जैसे मैं फोर्स की बात करूँ या जैसे भी कोई भी चीज़ के बारे में बात करूँ, मैं प्रेशर की बात करूँ तो कुछ एग्जाम्पल जैसे कि भाई एक बंदा है तो उसके पास में जैसे हाथी का पैर है वो, या ऊँट के पैर की बात करें तो ऊँट का पैर मिट्टी में नहीं दबता है, लेकिन हम जाएंगे तो हमारे पैर मिट्टी में दब जाते हैं। तो उसके अंदर में हम बेसिकली किसको लेके चल सकते हैं, यहाँ पर हम बिल्कुल प्रेशर जो होता है उसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, क्वालिटी ऑफ एग्जाम्पल रखा है, यानी रियल लाइफ के साथ में उनको कनेक्ट करने की कोशिश करी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, लाइट हमें दिख रही है, ठीक है, आप अपने साथ में एग्जाम्पल्स के साथ में कुछ एडल्ट जो होते हैं, जो एड्स होती हैं हमारे पास में, टीचिंग एड्स होती हैं, उनको भी आप रख सकते हैं। जैसे मैं लाइट के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ तो मैं अपने साथ में क्या रख सकता हूँ, इरेजर रख सकता हूँ। ठीक है, मल्टीमीटर के बारे में बात करना चाहता हूँ तो मैं मल्टीमीटर अपने साथ में रख सकता हूँ। गैल्वेनोमीटर के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं वो भी दिखा सकते हैं। केमिस्ट्री के अंदर में हम बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर में अगर पॉसिबल हो पाता है तो कुछ केमिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, वो केमिकल्स आप अरेंज कर सकते हैं तो उनके बारे में डिस्कस कर दीजिए। ठीक है, तो उस तरह के एग्जाम्पल रखिए ताकि बच्चे के दिमाग में इमेज बननी शुरू हो जाए। नेक्स्ट हम बात करें कि एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट। जो हमारा एक्सप्लेनेशन होता है कंसेप्ट का वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होना चाहिए और जो पर्टिकुलर उसके अंदर में चीज़ें होती है उनके अंदर में हमें क्या करना है, एम्फेसिस डालने की जरूरत होती है। यानी कि कोई भी आप स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं, कोई भी आप डेफिनेशन देना चाह रहे हैं, कोई भी आप एक डेरिवेशन करवाना चाहते हैं, कोई भी एक प्रोसेस के बारे में बच्चे को बताना चाह रहे हैं, तो आपको उसके अंदर भी क्या होगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से होना चाहिए ताकि बच्चे को वन शॉट में दिमाग में सारी चीज़ें सेट। ठीक है, एक ही स्ट्रोक में अगर चीज़ें बच्चे के दिमाग में सेट हो जाती हैं तो उसको बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती है। तो आप इस तरह से अपने आप को डेवलप कीजिएगा कि आप अपने जो कंसेप्ट है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाउट हैंडलिंग और डिस्कशन की। ये बड़ा ही क्रूशियल फैक्टर आ जाता है हमारे सामने कि हम किसी भी चीज़ को, जब बच्चा है हम क्लासरूम के अंदर में हैं तो बच्चे सामने हमारे पास में बैठे हैं, वो क्योंकि बच्चे के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं और उसने आपसे कुछ भी डाउट पूछ लिया है तो आपको उसका हैंडल करना देना चाहिए। और वो हैंडल कब कर पाओगे, जब आपके पास में सब्जेक्ट की नॉलेज क्या होगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके की होगी और जब आप अपने सीक्वेंसिंग ऑफ लेक्चर को मेंटेन करके रखोगे और क्वालिटी ऑफ एग्जांपल्स उसको दोगे और एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप करवा दोगे तो आपके पास में चांसेज होंगे कि डाउट्स जो होंगे वो कम आएंगे क्योंकि बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर उसके पास में कोई डाउट आता है तो आपके पास में वो
गट्स होने चाहिए, आपके पास में वो नॉलेज होनी चाहिए, ताकि उनको क्या कर लो, आप बहुत ईजिली तरीके से हैंडल कर लो, उनके डिस्कशन कर लो और उनको सेटिस्फाई कर दो, उनको चीज़ें करो। तो ये बेसिकली मेरे पास में ये जो 5 पॉइंट्स थे, ये टीचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो फैक्टराइज करती हैं एक बेस्ट फैकल्टी के अंदर में और एक नॉर्मल फैकल्टी के अंदर। ठीक है, हम टॉपिक पढ़ाना तो जानते हैं, सब पढ़ाना तो जानते हैं, लेकिन बेस्ट वे में पढ़ाना एक बेस्ट फैकल्टी के अंदर में, एक नॉर्मल फैकल्टी के अंदर में, यही एक डिफरेंस होता है कि बेस्ट फैकल्टी हमेशा वन स्टॉप में अपनी चीज़ों को बच्चे के दिमाग में सेट कर देती है, और एक नॉर्मल फैकल्टी जो होती है, देखिए हर कोई अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करता है, लेकिन जो हमारे पास में, जैसे मैंने नॉर्मल हमारे फैकल्टीज़ के बारे में बात किया, तो उनके अंदर में सिर्फ एक डिफरेंस ये होता है कि वो वन स्टॉप में चीज़ों को बच्चे के दिमाग में सेट नहीं कर पाती है। उसका रीज़न एक ही है कि वो क्वालिटी ऑफ एग्जाम्पल्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करें। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो ये जो 5 फैक्टर है ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। लेकिन आप जब बच्चों के सामने गए हैं या कैमरे को फेस कर रहे हैं, तो आप किस तरह से अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएं, तो उसके लिए कुछ हमारे पास में यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत ही, मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के बेस पे आपको इनको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं आपके टीचिंग के लिए। पहला पॉइंट जो आता है वो आता है क्वालिटी ऑफ वॉइस। क्वालिटी ऑफ वॉइस का मतलब होता है कि आप अपनी वॉइस जो आप बोल रहे हैं उसके अंदर में कितना आपके पास में क्या क्लैरिटी है, यानी कि बच्चा जो आपके सामने बैठा हुआ है वो आपके एक एक वर्ड को सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे, आप कहीं 2 वर्ड्स को आपस में मिक्स करके तो नहीं बोल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा हिसिंग साउंड तो नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होता है, ये क्लैरिटी हमारी आवाज़ के अंदर में आनी चाहिए। ये कैसे होती है, तो ये हमारे बार बार प्रैक्टिस जब आप करते चले जाएंगे, आपके साउंड के अंदर में, आपके वॉइस के अंदर में एक लाउडनेस आनी शुरू हो जाएगी, तो वो नो डाउट वो क्लैरिटी बहुत ईजिली आ जाएगी। 1-2 क्लासेस लगती हैं किसी भी बच्चे को आपके साथ में पिच को सेट करने के लिए, लेकिन 2 बच्चों जो आप पढ़ा रहे हैं और बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है, तो ट्यूनिंग बनने में 1 से 2 लेक्चर लगते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी वॉइस के अंदर में क्लैरिटी लाने की कोशिश करनी है। सेकंड जो इसके अंदर में हमारी वॉइस का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फैक्टर होता है, दैट इज नोन एज पिच मॉड्यूलेशन। पिच मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, देखिए मॉड्यूलेशन जब हम बात करते हैं पिच मॉड्यूलेशन के बारे में, तो हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनके अंदर में हमें एम्फेसिस डालना होता है। अगर मान लो एक ही टोन में बात करते चले गए, लाइक दैट कि मैं आज आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, होप सो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और मैंने एक डेफिनेशन बताई है कि भाई फोर्स इज पुल और फोर्स, यानी कि आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर इसके अंदर में क्या कर दिया, एक फ्लैट टोन के अंदर में, एक फ्लैट पिच के अंदर में आपने अपनी डेफिनेशन को बता दिया। हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए, हमें अपनी पिच जो होती है उसको मॉड्यूलेट करना चाहिए, लाइक दैट कि हमें वो वर्ड जिसके ऊपर में हमें ज़्यादा एम्फेसिस डालना है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स कीजिए, लाइक दैट फोर्स इज आइदर पुल और फोर्स। तो बच्चे के एक ही दिमाग में आ जाएगा कि भाई मैं किस चीज़ पे वर्ड पे एम्फेसिस डाल रहा हूँ, या उस पे डाल रहा हूँ या फिर पुल के ऊपर में डाल रहा हूँ, यानी कि फोर्स इन 2 चीज़ों से ही क्या कर रही है, रिलेट कर रही है। तो ऐसे वर्ड को आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको पिच मॉड्यूलेट करते रहना अपने को, एक फ्लैट टोन के अंदर में, फ्लैट पिच के अंदर में आपको अपना लेक्चर कोशिश करना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक बेस्ट फैकल्टी की यही पहचान होती है कि अपनी वॉइस को वो कंटिन्यूसली पिच मॉड्यूलेट करे। दूसरा इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि इन एनी केस बच्चे का मान लो दिमाग कहीं थोड़ा बहुत पढ़ रहा है, तो बच्चे के नो डाउट क्लास के अंदर में आधा दिमाग क्लास में रहता है, आधा बाहर रहता है, लेकिन जैसे आपने थोड़ा सा हाई टोन में बोला तो बच्चे को लगा कि हाँ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है, तो आपके साथ में क्या करेगा, वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारे पास में पिच मॉड्यूलेशन होता है, हमारे इंटरेक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो आपको अपने पिच की मॉड्यूलेशन करनी चाहिए। दूसरा हमारे पास में, जैसे मैंने स्ट्रेस के बारे में बताया, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनके ऊपर में आप क्या कीजिए, स्ट्रेस डालने की कोशिश कीजिएगा, उनके अंदर में ज़्यादा एम्फेसिस डालने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ी लाउडनेस अपनी आवाज़ के अंदर में लेके आइएगा। ठीक है, ताकि बच्चे को लगे कि हाँ दमदार आवाज़ है और चीज़ें उसके पास में क्या होगी, वन स्टॉप में जाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें हमें नहीं बोलनी है, जब हम ये सारे काम कर रहे हैं तो हमें इन चीज़ों के बारे में भी अपने साथ साथ में लेके चलना है। नेक्स्ट हम बात करें हमारी बॉडी लैंग्वेज की। देखिए बहुत सारे मैंने फैकल्टीज़ को देखा है कि थोड़ा सा उनके पास में कंटेंट और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, उनके पास में वॉइस भी बहुत अच्छा है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज नहीं। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है कि उनका खड़े होने का तरीका, लाइक दैट कि आप मान लो मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, मैं इस तरह से खड़ा होकर आपको समझाना शुरू कर दूँ कि मैं आज आपके सामने किस तरह से हम एक फैकल्टी को रिक्रूट करते हैं या फैकल्टी के बारे में हम किस तरह से क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, आपको ये चीज़ें दिखनी चाहिए। लेकिन मैं इन्हीं चीज़ों को अपने हैंड्स के साथ में थोड़ा बहुत बताना चाहूँ तो एक क्लास हमारी क्या हो जाती है, इंटरेक्टिव हो जाती है कि हाँ मैं अपने हाथों की भी मूवमेंट कर रहा हूँ,
ठीक है, मैं अपनी नज़रों से भी कुछ ना कुछ होता है ना कि हम कुछ हाथों से बयां कर रहे हैं, कुछ अपनी नज़रों से बयां कर रहे हैं और कुछ अपनी ज़बान से बयां कर रहे हैं। तो हमें अपने पूरे जितने भी हमारी ऑर्गन्स होती हैं उनका यूज़ करके अपनी क्लास को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको अपनी जो बॉडी लैंग्वेज होती है इस तरह से मेंटेन कीजिएगा कि आपकी क्लास जो इंटरेक्टिव हो जाए। अपने हाथों का यूज़ कीजिएगा जितना आप पॉसिबली कर सकते हैं किसी चीज़ को समझाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन। क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन से हमारे पास में मतलब होता है कि हम किस तरह का बोर्ड वर्क करते हैं। बोर्ड वर्क के बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर। अब जब आप क्लास ले रहे हैं तो आपके पास में बोर्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मानो मुझे कोई एक चीज़ पढ़ानी है, मैंने पूरे बोर्ड के अंदर में एक डेरिवेशन करना है, मैंने इतने में पूरा बोर्ड भर दिया, थोड़े से में मैंने डेरिवेशन शुरू किया और पूरा बोर्ड भर गया। अब मेरे को क्या करना है, दोबारा रफ करना है। फिर मैं क्या करूँगा, अगला डेरिवेशन लिखा और वो जब 2 पेज में 2 बार में रफ करने की वो क्या होता है, मैं उस डेरिवेशन को करता है। इससे हमारे पास में डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि बच्चा अगर लिंक करना चाहे ना किसी टॉपिक को, अगर उसके पास में डेरिवेशन है तो डेरिवेशन के अंदर में किस चीज़ से क्या लिंक हो क्या रहा है, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमें करना कोशिश ये की है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे। हमें कोशिश, हम जनरली क्या करते हैं, हमारे पास में एक ट्रेंड बना हुआ है कि भाई हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम पढ़ाना यहाँ से शुरू करेंगे कि भाई मैंने डेफिनेशन लिखवाई, यहाँ से शुरू कर दिया, ये हो गया, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी एज इट इज यहाँ से करते चले जाते हैं और फिर लास्ट में यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन जैसे हमने क्या किया, मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वालिटी ऑफ एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ, या फिर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ एग्जाम्पल्स, मान लो मैंने ऐसे लिखा है एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब मैंने जैसे यहाँ पर लिखा तो मैं आपके सामने आ गया हूँ, बिल्कुल यहाँ पर मैं खड़ा होता तो ये सारा वर्ड क्या हो गया, मेरे सामने ढक चुका है। तो आपको कोशिश क्या करनी चाहिए, बहुत ही अनट्रेंडिंग है लेकिन आपको इसको ट्रेंड बनाना चाहिए। रीज़न भी कि बच्चे के सामने आप जो लिख रहे हैं वो कंटेंट एज इट इज सामने रहे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने जो लिखना होता है यहाँ से शुरू कीजिए, लाइक दैट कि मैं आज आपको एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर रहा हूँ या फिर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे लाइनिंग बना लीजिए, फिर यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पे अपनी चीज़ों का एक्सप्लेन कीजिएगा, फिर बोर्ड के इस हिस्से को यूज़ कर लीजिएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा आपके पास में कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के सामने आप नहीं आ रहे, यानी जैसे आप पढ़ा रहे हैं ना तो कैमरे के सामने आप आ रहे हैं, ना बच्चों के, अगर आप ऑफलाइन क्लास में हैं तो बच्चों के सामने नहीं आ रहे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि उनके पास में ऑल टाइम वो कंटेंट सामने रहेगा, तो जहाँ से उनको क्लैरिटी नहीं होगी वो चीज़ों को लिंक करने की कोशिश करना शुरू करेंगे। तो ये आप थोड़ा सा यूज़ कीजिएगा और इसके बाद में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा बोर्ड प्रेजेंटेशन आपके पास में चला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें क्लास इंटरेक्शन। क्लास इंटरेक्शन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जब आप कोई लेक्चर या फिर सेमिनार वगैरह यहाँ पे कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो तो उसके अंदर भी तो क्लास इंटरेक्शन आपको जरूर रखना होता है। जितने भी आपके सामने ऑडियंस बैठते हैं या फिर जितने बच्चे होते हैं तो आपको एक स्वैपिंग टाइप में करनी चाहिए कि भाई हर बच्चे को आप क्या करें, एक स्वैप कर रहे हैं, स्वैप टाइप में कि उनको तरफ में आप क्या कर रहे हैं तो देखते जा रहे हैं। तो बच्चों को फील होना चाहिए कि हाँ टीचर की नज़र उनकी तरफ में है। कैमरे में भी, कैमरे के सामने आप खड़े हैं, अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आप कैमरे से इंटरेक्ट कीजिएगा, डायरेक्टली कैमरे से आँख मिला के कीजिएगा। जैसे कैमरे का जो आपके पास में लेंस है, आज कैमरे से आँख मिला के बात कीजिएगा। ठीक है, तो उससे आपको लगेगा कि हाँ मैं बच्चे की आँख में देख के बात कर रहा हूँ। और उससे जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे इस टाइम पे तो आपको लग रहा है कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूँ। तो वो रीज़न यही है कि मैं कैमरे को जस्ट अपना क्या मान रहा हूँ कि ये मेरे पास में क्या बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए और मैं इनसे बातें कर रहा हूँ। तो आपको अपनी क्लास को इंटरेक्टिव बनाना चाहिए, आपकी क्लास के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, इंटरेक्शन करने की कोशिश करना चाहिए। तो होप सो मैं वाइंड अप करना चाहूँगा इन चीज़ों को लेके। मैंने कोशिश की है कुछ अपनी चीज़ों को स्पेसिफिक बनाने के लिए, कुछ एक डेमोस्ट्रेशन टाइप में आपको देने के लिए, ताकि आप जो मैंने अपने 8 से 9 साल के टीचिंग करियर के अंदर में सीखा है वो चीज़ें मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बता दूँ आप लोगों को और आप अपनी तरफ से बेस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।